हाय एवरीवन। वैल्यू ऑफ सप्लाई में अब तक जो आपने टॉपिक्स पढ़े, स्पेसिफाइड कैटेगरीज जो थर्ड टाइप था, मैं आपको एक बार व्यू करा देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए कि आपने स्पेसिफाइड वैल्यूएशन जब शुरू करा, कैटेगरी 3 जहाँ पर शुरू करी, आपने ये लिस्ट बनाई थी। इस लिस्ट के मुताबिक आपको मैं याद दिला दूँ कि आप फॉरेन एक्सचेंज कर चुके, आप एयर ट्रैवल एजेंट कर चुके हैं, लाइफ इंश्योरेंस आप कर चुके हैं। फिलहाल अब हम आ चुके हैं हमारे सेकेंड हैंड गुड्स के टॉपिक पर। फिलहाल हम सीखेंगे कि अगर सेकेंड हैंड गुड्स परचेज और सेल होते हैं तो उन पर जीएसटी किस प्रकार लगता है, क्या नियम है सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यूएशन के। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब पुराना सामान बिकता है तो हमें लगता है कि कोई पुराना सामान खरीदने बेचने पर किस बात का जीएसटी, पुराना सामान तो बेच रहे हैं, वैसे नुकसान में है। तो सरकार कह रही है, हम कब कह रहे हैं कि आपका नुकसान फायदा नहीं हो सकता, अगर नुकसान है तो मत देना जीएसटी। पुराने सामान को खरीदने वालों का भी बिजनेस है दोस्तों। आप अपने घर की रद्दी बेचते हैं, सरकार उस पर आपसे कोई जीएसटी नहीं ले रही, क्योंकि आपका वो कॉमर्स नहीं है, आपका वो व्यापार नहीं है। आप अपने घर का पुराना एसी, रेफ्रिजरेटर, कूलर कबाड़ी को दे दें और आपको उससे थोड़े से पैसे मिल गए तो आपसे सरकार कुछ नहीं कह रही है, आपसे जीएसटी नहीं लेना सरकार ने। लेकिन वो सोचिए जो आपसे एसी पुराना ले गया, जो आपसे आपकी पुरानी कार खरीद रहा है, वो माइनर मॉडिफिकेशंस करके जब उस कार को किसी और को बेचेगा तो आपको नहीं लगता कि उधर उसकी तो कमाई चल रही है। भाई आपने पुराना गाड़ी किसी दुकानदार को बेच दिया, कार्स 24 ने खरीद लिया। मैं कोई ऐड नहीं कर रहा किसी कंपनी का, कभी आपको गलत लगे, राइट, उन्होंने मुझे कोई पैसे नहीं दिए। कार्स 24 नाम की कंपनी को आपने अपनी पुरानी कार बेच दी तो आप तो घर आ जाइए, आपसे कोई कुछ नहीं पूछ रहा। लेकिन कार 24 ने आपसे कार पुरानी वाली खरीदी 9 लाख में, थोड़ा सा माइनर इंप्रूवमेंट करके उसको 11 लाख में किसी और को बेच दिया। तो आप इमेजिन करिए कि कार्स 24 को तो फायदा हो गया ना, तो उसको तो जीएसटी देना चाहिए। ये हम लोगों को यहां पर समझना है। सेकेंड हैंड गुड्स का जो वैल्यूएशन है वो सीखेंगे कि किस प्रकार होता है। सेकेंड हैंड गुड्स की खरीद बिक्री जब होगी तो जीएसटी किस प्रकार लगता है, क्या जितने रुपए में खरीद बिक्री हुई बस सीधे माइनस कर दें, जो भी कुछ होता होगा आइए यहां पर देखेंगे। और आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 32, 33, 34, 35, 52, तो कुल 5 क्वेश्चन भी हैं इस टॉपिक पर, 5 सवाल हमें करने हैं और ये एक टॉपिक आज की इस वीडियो में। सेकेंड हैंड गुड्स की शुरुआत करते हैं। ये देखिए, आपने फॉरेन एक्सचेंज कर लिया, फिर आपने एयर ट्रैवल एजेंट कर लिया, फिर उसके बाद आपने लाइफ इंश्योरेंस कर लिया। अब रूल नंबर 32(5) हमको देखना है, राइट। रूल नंबर 32(5), इसका नाम लिख लीजिए, वैल्यूएशन ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। आवाज तो आ रही है ना आपको? हाँ जी। वैल्यूएशन ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि सेकेंड हैंड गुड्स की जो वैल्यूएशन है उसमें 2 बड़े टॉपिक यहां पर आपको मिलेंगे। एक फ्लो चार्ट के माध्यम से थोड़ा सा देख लेते हैं। यहां पर 2 बेसिक आपको हिस्से हैं इस टॉपिक के, 2 बेसिक कैटेगरीज हैं जो आपको यहां पर नजर आएंगी पढ़ते टाइम। पहला है ट्रेडिंग ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। आपने समझ लिया होगा कि ट्रेडिंग का मतलब है परचेज एंड सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। भाई हम सेकेंड हैंड गुड्स खरीदते हैं और फिर उसके बाद सेकेंड हैंड गुड्स बेच देते हैं। हमारा कंपनी का काम ही यह है कि सेकेंड हैंड गुड्स खरीदा, विद प्रोसेस या विदाउट प्रोसेस उसको बेच दिया। तो हम परचेज भी करते हैं और हम सेल भी करते हैं। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेगा। दूसरा कैटेगरी जो आपने पढ़ना है वो है रीपोजेशन ऑफ गुड्स, रीपोजेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम अ डिफॉल्टिंग बोरोवर। देखिए, दूसरा तरीका हो गया, दूसरी कैटेगरी जो अपन ने पढ़नी है, दैट्स रीपोजेशन। रीपोजेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम अ डिफॉल्टिंग बोरोवर। आप समझ रहे होंगे, बैंक
repossessing and selling the goods pledged under loan। भाई जो सामान गिरवी रखा हुआ है या जिसके एवज में लोन लिया गया है वो सामान बैंक ने रिपोजेस कर लिया, हायर परचेज होता है, हाइपोथेकेशन को होता है। लोन की कैटेगरी में अपन ने नहीं जाना, कार लोन पर ली गई, इंस्टॉलमेंट चुकाई नहीं, तो बैंक ने कार वापस अपने कब्जे में कर ली। तो कार अपने बैंक गोडाउन में रख के थोड़ी कुछ करेगा, बैंक कितनी सारी कारें रिपोजेस करके अपने पास थोड़ी रखेगा सारी की सारी कार। वो तो कार रिपोजेस करके फिर मार्केट में बेच देगा। तो मार्केट में वो जो कार बिकेगी वो सेलिंग प्राइस पर बिकी, एक सेल ट्रांजैक्शन हुई। तो बस सरकार कह रही है भाई जीएसटी का अप्लीकेबिलिटी उस पर भी होगा, कैसे कैलकुलेट होगा, कितने रुपए पर कैलकुलेट होगा, वो सब कुछ यहां पर हमें समझना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यूएशन करते टाइम हम लोगों ने दो कैटेगरी सीखनी है। एक कैटेगरीज हो गई ट्रेडिंग ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स जो नॉर्मली व्यापारी करते हैं, और दूसरी कैटेगरी हो गई रीपोजेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम अ डिफॉल्टिंग बोरोवर। सबसे पहली कैटेगरी शुरू करते हैं समझना, ट्रेडिंग ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। लेफ्ट में छोटी सी हेडिंग डाल दीजिए, ट्रेडिंग ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। एक सेकेंड रुकिएगा। ट्रेडिंग ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। सबसे पहले ये नॉर्मल सा जो पहला वाला केस है उसको लिखने की कोशिश करते हैं। कोशिश क्या लिख ही लेते हैं। इसमें क्या होगा, सबसे पहले हमें एक बात समझना चाहिए, रूल अप्लाइज ओनली ऑन कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस। रूल अप्लाइज ओनली ऑन कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस। In commercial transactions, comma, there will be a trader whose principal business is of buying and selling of second hand goods। ये उनका प्रिंसिपल बिजनेस है। प्लीज इमेजिन करिए कि आपकी एशियन पेंट का शॉप है, आप पेंट बेचते हो और आपके दुकान पर जो पेंट का डब्बा बचा, खराब हो गया, कोई भी चीज, पुराना फर्नीचर आपने बेच दिया, तो आप तो वहां पर सेलर हो, लेकिन आपके ऊपर जीएसटी की बात नहीं चल रही है। आपका बिजनेस थोड़ी है डब्बे बेचना, खाली पुराने खराब जो हो गए हैं। सेकेंड हैंड सामान एक व्यापारी पहले खरीद रहा है कहीं से और फिर उसको बेच रहा है। ये रूल, ये जीएसटी, ये सेल, ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं केवल उस पर अप्लाई होता है। कोई भी आदमी, चाहे वो व्यापारी हो या घर का व्यक्ति, अगर घर का पुराना फर्नीचर, दुकान का पुराना फर्नीचर हम बेच रहे हैं तो हम पर ये सब कुछ टॉपिक नहीं लग रहा है। हमारी दुकान पर का काम ही अगर ये है कि हम पहले पुराना सामान खरीदते हैं फिर पुराना सामान जो है वो बेच देते हैं, तो बात अलग है। We need to understand that we have to have a business wherein we are buying first of all the second hand goods and then we are selling this। पक्का क्लियर? चलिए, हाँ जी सर। पॉइंट नंबर 2, GST will apply depending upon the following two cases or situation। GST will apply depending upon the following two cases or situations। पहला,
आईटीसी अवेल्ड, दूसरा आईटीसी नॉट अवेल्ड। अगर आईटीसी अवेल होगा तो जीएसटी अलग हिसाब से कैलकुलेट होगा, और अगर आईटीसी नहीं अवेल होगा तो जीएसटी अलग तरीके से कैलकुलेट होगा। पॉइंट 3, भाई अभी प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि समझ ना आए आपको। आप पॉइंट नंबर 3 लिखिए, इफ आईटीसी इज अवेल्ड, transaction will be taxed as per normal rule, where output tax will be reduced by the amount of input tax, and balance will be net tax liability। देखिए ये जो मैं लिख रहा हूं, ये जो लाइन हम लिख रहे हैं, ये तो मैंने लिहाज में लिख दी आप लोगों के लिए। वैसे तो ये आप मुझे बताओ, ये इसमें नया क्या है? एक आदमी ने कार खरीदी तो परचेज का टैक्स उस वैल्यू पर निकलेगा जितने पे खरीदी। एक आदमी ने वो पुरानी कार खरीद कर बेची, तो जब बेची होगी तो फिर सेल पर टैक्स लगा होगा। तो सेल वाला टैक्स आउटपुट और परचेज वाला टैक्स इनपुट पर, आउटपुट माइनस इनपुट, बचे हुए पे जीएसटी लायबिलिटी सरकार को जमा करा दी। इसमें क्या निराला और क्या नया है? इसमें कुछ खास थोड़ी है, इसमें कुछ स्पेशल थोड़ी है, इसमें क्या पढ़ना है? ठीक है, मैं भी क्वेश्चन कराऊंगा आपको। 2 ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व करा जाएगा। इफ आईटीसी इज अवेल्ड तो क्या होगा, इफ आईटीसी इज नॉट अवेल्ड तो क्या होगा, अभी करेंगे। फिलहाल पहले आप ये देखो, पॉइंट नंबर 4, इफ आईटीसी इज नॉट अवेल्ड, अगर आईटीसी अवेल नहीं किया जाएगा, देन जीएसटी लायबिलिटी will be calculated on the margin value. Margin value. This means margin is equal to sale value माइनस परचेज वैल्यू। कितने रुपए पर सेल होगी वो वैल्यू लिखकर माइनस कर देंगे परचेज वैल्यू, और जीएसटी विल बी कैलकुलेटेड ऑन मार्जिन अमाउंट। हो सकता है दोस्तों कि आपको थ्योरी लिखते समय ये लगे पता नहीं क्या लिखवा रहे हैं, न जाने कैसे होगा ये। अरे वो छोड़ो ना, कि आपको अगर समझ नहीं आ रहा तो अभी सवाल करेंगे, समझ आ जाएगा। भाई प्रैक्टिकल करके ही तो समझ आएगा। लेकिन उस समय जब क्वेश्चन कर रहे होंगे मैं आपको रूल की याद दिलाऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा कि देखो हमने ये रूल पढ़ा था। अगर आईटीसी अवेल नहीं है तो क्या करो, सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस इज इक्वल टू मार्जिन। उस मार्जिन पे जीएसटी का परसेंटेज निकाल देना जो भी होगा। ठीक है ना। पॉइंट नंबर 5 लिखने से पहले बस ये जरा लिख दो, इफ देयर इज नो मार्जिन और नेगेटिव मार्जिन, इफ देयर इज नो मार्जिन और देयर इज नेगेटिव मार्जिन, या तो मार्जिन ही नहीं है या फिर नेगेटिव मार्जिन है, तो क्या करना है, कॉमा, नो जीएसटी लायबिलिटी अराइजेस। कोई जीएसटी की लायबिलिटी दोस्तों पैदा ही नहीं होगी। तो अब सबसे पहले आपको मैं बताऊं, चलो पॉज करके लिख लेना अगर आपने ना लिखा हो तो। आप ध्यान से ये देखो कि हमने कैटेगरीज कैसे सीखी थी। सबसे पहले 2 कैटेगरी लिखनी थी। पहला,
जिसमें एक ट्रेडर है, वो सेकेंड हैंड सामान खरीदता है और फिर सेकेंड हैंड सामान बेचता है, उसके बारे में हम सब कुछ लिख चुके, अब कुछ और नहीं लिखना। उसने ट्रेडिंग ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स वाले ने भी हमने पढ़ा कि दो अलग अलग सिचुएशंस में जीएसटी लगेगा। पहले ये पता करो कि वो आईटीसी अवेल करता है या नहीं अवेल करता। अगर वो आईटीसी अवेल करता है तो जैसे आज तक आपने जीएसटी कैलकुलेट करना सीखा होगा वैसे कर दीजिए कैलकुलेट। लेकिन अगर वो आईटीसी अवेल नहीं करता तो बस सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस में जो डिफरेंस आए केवल उस पर आप जीएसटी लगाइए, बाकी और कुछ नहीं करना आपने। मुझे उम्मीद है आपको इतना समझ आ गया होगा। अब हम इसके ऊपर जो क्वेश्चंस है वो करते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस जो हैं मैं जरा टाइटल में लिख भी दूं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो इस कैटेगरी में हैं। पहली कैटेगरी के क्वेश्चन अलग लिख लेता हूं और दूसरी कैटेगरी के अलग। क्वेश्चन नंबर 32 से शुरू होगा ये वाली कैटेगरी। प्लीज बी ऑनलाइन, एक सेकेंड बस। हाँ, 32 से लेकर 33, 34, ये तो ये वाली कैटेगरीज है। 32, 33, 34, 35 ये वाली है। और उसके बाद एक 52 क्वेश्चन और है, वो जरा देख लेते हैं। 52 भी यही वाली कैटेगरी है। मतलब जो ये दूसरी रीपोजीशन वाली कैटेगरी है इसमें केवल एक ही क्वेश्चन है 35, और बाकी जो चारों क्वेश्चंस हैं वो पहली कैटेगरी के हैं। और ये अच्छी बात है क्योंकि हम पहली कैटेगरी पढ़ चुके हैं, राइट दोस्तों। हाँ जी, तो अब आइए क्वेश्चंस में आपको दिखाता हूं। थर्टी टू, 33, 34 ये रहा। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए, राम एंड कंपनी बीइंग अ कार डीलर डीलिंग इन सेकेंड हैंड कार। यहां से हमें पता चल गया कि जो हमारा अजेसी है, जिसके बारे में हम ट्रांजैक्शंस कैलकुलेट करेंगे, जिसकी जीएसटी लायबिलिटी बनाएंगे, हमारा जो क्लाइंट है वो है राम एंड कंपनी। हमारा क्लाइंट सेकेंड हैंड कार खरीदता है और बेचता है। राम एंड कंपनी ने एक परचेज करी यूज्ड कार फ्रॉम श्री राजा एंड सेल द वेरी सेम कार टू श्रीमती रानी, कुमारी रानी, मिस रानी। तो हमने राजा से खरीदा और रानी को बेचा। हम कौन है? राम एंड कंपनी। आफ्टर वॉशिंग एंड पेंटिंग परचेज प्राइस 2 लाख रुपए। अब ये देखिए आप, कार जो हमारे क्लाइंट ने खरीदी वो 2 लाख रुपए की खरीदी। हमारे क्लाइंट ने कोई कार खरीदी, राजा से खरीदी, रानी से खरीदी, दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस। हमारे क्लाइंट ने 2 लाख रुपए में एक पुरानी कार खरीदी, ठीक है, और सेल कर दिया उस पुरानी कार को वाटर वॉश करके 2,50,000 में। 2 लाख की कार खरीदी और 2,50,000 में बेच दिया। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, 2 लाख में कार खरीदी, 2,50,000 में कार बेच दी। फाइंड द जीएसटी लायबिलिटी एज पर रूल 32(5) ऑफ सीजीएसटी रूल 2017 बाय फॉलोइंग मार्जिनल स्कीम इन द हैंड्स ऑफ राम एंड कंपनी। Assume applicable rate of GST 28%. राम एंड कंपनी इज नॉट अवेलिंग आईटीसी। यहां पर स्पष्ट लिखा है कि कोई आईटीसी अवेल नहीं हो रहा ऑन परचेज ऑफ सेकेंड हैंड कार। वेदर योर आंसर इज डिफरेंट, अब वो जो आंसर डिफरेंट है वो अलग केस है, वो दूसरा सिचुएशन है, वो 5 मिनट बाद देख लेंगे। नोट, राम एंड कंपनी एंड मिस रानी आर लोकेटेड विद इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। मतलब दोनों, हमारा क्लाइंट और जिसको उसने बेचा, दोनों सेम राज्य में हैं, दोनों तमिलनाडु में है। तो सीजीएसटी और
SGST लगेगा। क्लियर हो गई बात? चलो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये ज़रा मैं यहाँ पर स्पेस बना लूँ। अब देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 32 है ना? हाँ, तो जब हम ये समझ गए कि इनपुट क्रेडिट अवेल नहीं हो रहा ITC, तो आपको याद होगा व्हेन ITC इज नॉट अवेल्ड, कॉमा, GST इज कैलकुलेटेड ओनली ऑन द मार्जिन, ओनली ऑन द मार्जिन। अब जरा देखिए, जब सिर्फ मार्जिन पर कैलकुलेट होता है तो कैसे कैलकुलेट होता है भाई? सेल वैल्यू हमें पता है 2,50,000 रुपए, परचेज वैल्यू भी तो पता है हमें 2 लाख रुपए। मार्जिन कितना हुआ बताइए? 50,000 रुपए, राइट? क्लियर? GST का परसेंटेज गिवन है क्या? हाँ, GST का 28% रेट गिवन है, तो 14% CGST और 14% SGST हम यहां पर कैलकुलेट कर देंगे। 50,000 का 14%, देखो भाई 2+2 भी करना हो तो कैलकुलेटर से करा करो। ठीक है भाई, ये हो गया आपका आंसर। ये पार्ट 1 था। अब इन्होंने पार्ट 2 भी पूछा था, पहले आप इसे नोट कर लीजिए, कर चुके होंगे वैसे तो आप लोग तो इतना चैंपियन है, आपको सब पता है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है? वेदर योर आंसर इज डिफरेंट इफ द सेल ऑफ सेकेंड हैंड कार वॉर ₹1,80,000। मतलब जो अभी इस वाले हिस्से में ये कार 2.5 लाख की बिकी ना 2,50,000 की, वो कह रहे 2,50,000 की जगह अगर ये 1,80 की बिकती तो क्या होता? भाई पार्ट 2 लिख लेते हैं। सेल वैल्यू 1,80,000 रुपए हो गई, तो परचेज वैल्यू क्या होगी? जो दी हुई थी वही होगी, और क्या बदल थोड़ी जाएगी? 2 लाख रुपए। अब बताओ मार्जिन, मार्जिन कितना है बताइए? 2 लाख माइनस 1,80,000, 20,000 रुपए। लेकिन ये नेगेटिव में है, 20,000 रुपए का नुकसान है दोस्तों, हमें लॉस है। तो बताइए GST कितना होगा? नॉट अप्लीकेबल। हमने पढ़ा था कि या तो मार्जिन 0 हो या फिर मार्जिन नेगेटिव हो। मतलब जब हमें ज्यादा में खरीद के कम में बेचना पड़ा तो हम तो वैसे ही नुकसान में डूबे हुए हैं। सरकार कह रही है बेटा GST ला, हम कह रहे हैं ऐसी तैसी GST की। भाई हमें नुकसान हुआ तो फिर तो गलत बात है ना। क्लियर हो गई पार्ट 2? पक्का समझ आ गया आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों, राइट? आई होप आपको अच्छा लगा। क्वेश्चन नंबर 32 इज डन। अब हम 33 करते हैं। देखिए आप, मिस्टर डी एक डीलर हैं, सेकंड हैंड डीलर इन गुड्स, सेल्स न्यू ब्रांड्स कार। सबसे पहली बात, हमारा जो क्लाइंट है मिस्टर डी, जिसका कैलकुलेशन आप कर रहे हैं फिलहाल, वो सेकंड हैंड कार नहीं बेच रहा। साफ साफ देखिए वहां लिखा है वो न्यू ब्रांड कार बेचता है 11 लाख में। ही एडवर्टाइजेस, उसने विज्ञापन दिया, दैट कस्टमर्स कैन सेल देयर ओल्ड कार, वो अपनी पुरानी कार लेकर आ सकते हैं इफ दे बाय न्यू कार फ्रॉम हिम। वो एक एक्सचेंज ऑफर में कस्टमर पुरानी कार दे जाएगा और नई कार और कुछ पैसे दे देगा। वन कस्टमर एक्सचेंज इज ओल्ड कार फॉर ₹2 लाख। 11 लाख की नई कार है, 2 लाख एक्सचेंज वैल्यू है पुरानी कार की, तो 9 लाख रुपए और लेंगे और कस्टमर को नई कार दे देंगे। मिस्टर डी सोल्ड न्यू कार टू दैट कस्टमर फॉर 9 lakhs।
Central Tax Department demanded to pay GST on rupees 11 lakh, whereas Mr. D argues that he is eligible to pay GST on difference. No, 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 no. हमारा जो क्लाइंट है पागल हो गया है, वो कह रहा है मैं मार्जिन पे टैक्स दूंगा। आप अपने क्लाइंट से ये पूछो, बेटा तू सेकेंड हैंड कार बेचता है? जब तू सेकेंड हैंड कार ही नहीं बेचता भाई, तो ये मार्जिन स्कीम कहां से लगेगी? इफ यू रिमेंबर, मार्जिन स्कीम वी जस्ट स्टडीड इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ द ओल्ड कार डीलर्स, सेकेंड हैंड गुड्स वालों के केस में। तो भाई डिस्कस एंड डिसाइड द करेक्ट अप्रोच। जीएसटी 11 लाख पे लगेगा, बात खत्म, नमस्ते। राइट? सेंट्रल टैक्स डिपार्टमेंट का व्यू जो है वो करेक्ट है, इसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी, तो मैंने करके नहीं दिखाई। ठीक है, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। 33 हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 34 पर आ जाओ। यहां पर आपको दोनों केस समझने को मिलेंगे। आईटीसी अवेल होता है तो क्या होता, आईटीसी नहीं अवेल होता तो क्या होता। जब आईटीसी अवेल नहीं होता ना, तो वो मार्जिन कैसे निकलता है वो तो अब हमने अभी सीखा। आईटीसी अवेल होता है तो क्या होगा, कंपैरिजन आपको साथ साथ समझ आ जाएगा। एक्स लिमिटेड एक रजिस्टर्ड पर्सन है जीएसटी में, बीइंग अ डीलर डीलिंग विद सेकेंड हैंड गुड्स। तो सबसे पहली बात, हमारा क्लाइंट है एक्स और ये सेकेंड हैंड गुड्स में डील करता है। एक तो ये हमें समझने की जरूरत है, सेकेंड हैंड गुड्स में वो डील करता है। एक्स लिमिटेड एक पुराना कैमरा कंज्यूमर को देता है चेन्नई में फॉर सेलिंग प्राइस ऑफ रुपीज 15,000। तो ये पुराना कैमरा जो है उन्होंने सप्लाई फॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 15,000, तो पुराना कैमरा कस्टमर को कितने में बेचा, 15,000 में। तो सेल प्राइस जो है वो 15,000 रुपए हो गया। यूज्ड कैमरा वॉज परचेज फॉर 10,000 फ्रॉम अ रजिस्टर्ड डीलर इन मुंबई, जिस पर जीएसटी भी पे हुआ 1,400 रुपए ईच। मतलब जब ये कैमरा खरीदा गया तो परचेज प्राइस है तो 10,000 प्लस जीएसटी अलग से है 1,400C और 1,400S। करना गया है, एक्स लिमिटेड चार्ज आईजीएसटी 28% और इंटरस्टेट सप्लाई। जब ये सेल हुआ तो आईजीएसटी के साथ सेल हुआ, मतलब वो दूसरे राज्य में बिका। फाइंड द नेट जीएसटी लाइबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। अब ये है, देखो पहला और दूसरा दोनों केस भाई अच्छे से पहले निहार लो, इसको बढ़िया तरीके से आंखों में बसा लो। दो केस है, मैं तुम्हें दोनों के दोनों केस पैरेलल बना के दिखा रहा हूं। आईटीसी अवेल होता है तो क्या होता है और आईटीसी अवेल नहीं होता तो क्या होता है। हाँ जी दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या था ये, 34। पार्ट ए कौन सा है, आईटीसी अगर अवेल हुआ तो। इफ आईटीसी अवेल्ड, ये इधर करेंगे और सेम स्क्रीन पर मैं करके दिखा रहा हूं आपको। मैं स्क्रॉल नहीं करना चाहता ताकि आपको एक साथ कंपैरिजन दिख सके। इफ आईटीसी नॉट अवेल्ड, आईटीसी अवेल्ड एंड आईटीसी नॉट अवेल्ड। ठीक है, बहुत आसानी से आपको समझ आएगा, बात देखिएगा। सेल प्राइस क्या है, सेल प्राइस क्या है बताइए, 15,000 रुपए, राइट, प्लस जीएसटी कितना, 28%, 19,200, मतलब 4,200 का सेलिंग प्राइस है, 19,200, राइट। परचेज प्राइस कितना है, 10,000 प्लस 1,400 प्लस 1,400, मतलब 10,000 प्लस 1,400 प्लस 1,400, 12,800, इतने में खरीदा था, राइट। अब जीएसटी लायबिलिटी कैसे निकलेगी, वैसे ही निकलेगी जैसे निकलती है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स कितना है, 19,200 आई वाला,
राइट, लेस आईटीसी कितना 12,800, तो ये है सी वाला 19,200 माइनस माफ कीजिएगा जी, एक सेकेंड, ये आई है 4,200, ठीक है। सी वाला आईटीसी है 1,400, और इसमें एक और आईटीसी माइनस कर देंगे, एस वाला 1,400। अब आप ध्यान से देख पा रहे हैं क्या हुआ, 4,200 तो सेल वाला टैक्स है, आउटपुट टैक्स, उसमें से सी वाला इनपुट माइनस करा, एस वाला इनपुट माइनस करा, तो 4,200 माइनस 2,800 बचे 1,400 रुपए। 1,400 रुपए आई वाली लाइबिलिटी बची। नेट टैक्स लाइबिलिटी हमारी बनी 1,400 रुपए, जो हमें सरकार को जमा करनी पड़ेगी। अगर आपको याद हो तो ये वही कैलकुलेशन है जो दुनिया जहान में हर जगह होती है, सब जगह यही तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, ठीक है। तो ये तो केस पैरेलली खत्म कर देते हैं। अब अगर आईटीसी अवेल नहीं हुआ तो क्या होगा, जरा वो देखते हैं। अगर आईटीसी अवेल नहीं होता तो आपको याद होगा जीएसटी मार्जिन पर कैलकुलेट होता है। मार्जिन इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस, सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस। सेल प्राइस लिखो, कितने में बिका, 15,000 में, माइनस, अब यहां परचेज प्राइस सिर्फ 10,000 मत रखना। जब आईटीसी हम अवेल नहीं करते तो आपको याद होगा बेसिक प्रिंसिपल्स, जीएसटी की वैल्यू कॉस्ट में ऐड हो जाती है। 10,000 प्लस 1,400 1,400 12,800, तो मार्जिन कितना बना, 15,000 माइनस 12,800 2,200 रुपए। तो जीएसटी किस पर निकलेगा, जीएसटी की परसेंटेज गिवन है 28%, 28% ऑफ 2,200, 616 रुपए। अब आप देख लीजिए कि यहां 1,400 रुपए का नेट लाइबिलिटी बन रही है और यहां 616 रुपए की नेट लाइबिलिटी बन रही है। ये भी आईजीएसटी है, ये भी आईजीएसटी है। हुआ यूं दोस्तों कि जब हम आईटीसी अवेल करते हैं तो प्रॉपरली सेल प्राइस पर जीएसटी निकाला, परचेज प्राइस पर जीएसटी निकाला, सेल वाला जीएसटी माइनस परचेज वाला जीएसटी, बचे 1,400 रुपए। लेकिन वहां मार्जिन में जब आईटीसी हम अवेल नहीं करते तो सरकार को आप फायदा कराते हो। 15,000 में 12,800 माइनस करा और 616 रुपए जीएसटी दे दिया, 28% केवल डिफरेंस पर, केवल मार्जिन पर। क्वेश्चन हो गया भाई। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और था, क्या क्वेश्चन था वो, क्वेश्चन नंबर 35, तो उधर है 52। तो डियर उसका है, बैंक से लोन लिया और फिर पे नहीं कर पाए ना, रिपोजेशन वाली कैटेगरी। 52 पर आ जाओ। आ गए 52 पे, ये देखो आप, समझ आया आपको। इस क्वेश्चन में क्या है, 52 में यहां अंजलि लिमिटेड लिखा है, इन्होंने भी कैमरा 15,000 में बेचा, समझ गए होंगे आप, नाम चेंज है बस केवल। 10,000 रुपए में कैमरा खरीदा था, 1,400 रुपए जीएसटी पे हुआ था, 28% पर जीएसटी पे करना है सेल पे। आईटीसी अवेल करा तो क्या होगा, नहीं अवेल तो करा तो क्या होगा। एक का आंसर है 1,400 रुपए और एक का आंसर है 616। सेम क्वेश्चन है, केवल एक्स लिमिटेड की जगह अंजलि लिमिटेड नाम लिखा है यहां पर। क्लियर हो गई जी बात, पक्का समझ आ गया, स्पष्ट। तो जो कैटेगरी 1 थी हमारी सेकेंड हैंड गुड्स वाली, वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, चलो अब लिखते हैं जो अपना थ्योरी हम लिख रहे थे, उसमें आप ध्यान से बता दूं आपको कि आपने क्या कर लिया। आपने ये कर लिया भाई, ट्रेडिंग ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, ये जो आपने हेडिंग डाली थी। अब आप हेडिंग डालिए रीपोजेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम अ डिफॉल्टिंग बोरोवर। रीपोजेशन ऑफ गुड्स
repossession of goods from a defaulting borrower. एक डिफॉल्टिंग बोरोवर है, उससे हमने गुड्स रीपोजेस कर लिए, तो फिर क्या होगा? In these cases, bank or NBFC has financed some goods to a borrower. सिचुएशन आपको समझानी जरूरी है कि इन केसेस में बैंक ने लोन दिया है एक, तो जो बैंक और एनबीएफसी है, आ रही ना बस, हाँ, बैंक और एनबीएफसी ने लोन दिया और कस्टमर को, मतलब बैंक के कस्टमर को कोई एसेट मिल गई, कार मिल गया या जो भी चीज फाइनेंस करवाई, मशीन प्लांट की कुछ भी, तो एक बोरोवर है और एक बैंक है। अब सिर्फ ये दो केस है, दो लोग हैं ट्रांजैक्शन में। मेरी बात ध्यान से सुनना, आपने मारुति से, सुजुकी से कार खरीदी लोन लेकर के, ठीक है, किसी बैंक ने, स्टेट बैंक ने आपको फाइनेंस कर दिया, तो जो सुजुकी है, जो मारुति है, उसे दोस्तों पैसा पहले ही दिन मिल जाता है पूरा, उसके पास उधारी नहीं है। कार के डीलर को तो भाई पहले दिन पैसा मिल गया। अब केवल दो ही लोग हैं पिक्चर में, एक वो बोरोवर जिसने लोन ले रखा है, एक वो स्टेट बैंक जिसने लोन दे रखा है, लेंडर एंड बोरोवर। अब ये बोरोवर किस्त नहीं चुका रहा, फिर क्या होगा वो देखो। इन दीज केसेस बैंक और एनबीएफसी हैज फाइनेंस्ड सम गुड्स टू अ बोरोवर। पॉइंट 2, if this borrower does not repay the loan, comma, bank may repossess the goods, ठीक है। when bank repossess the goods, जब बैंक repossess करता है सामान को, when bank repossess the goods, comma, bank becomes owner of such second hand goods. When bank repossess the goods, bank becomes owner of such second hand goods. Clear ना बात? Point 4, bank will sell such recovered goods in order to recover their money. जो बैंक्स हैं, उन्होंने ये कार जो कस्टमर ने लोन पे ली थी, वो तो कार तो छीन के ले गया बैंक, अब बैंक उस कार को बेचेगा, ओनर बन गया बैंक उस कार का। बैंक्स विल सेल सच रिकवर्ड गुड्स इन ऑर्डर टू रिकवर देयर मनी, ठीक है। When banks will sell such goods, जब ये बैंक इन सामानों को बेचेंगे, कॉमा, banks will become seller, and there will be some buyer. अब ये खेल है, ये वो सिनेरियो है, ये वो सिचुएशन है, ये वो अवस्था है जिसमें हमें समझना है कि जीएसटी कैसे लगेगा। This transaction where bank is selling goods to a buyer is a taxable transaction
is a taxable transaction under GST. ये एक टैक्सेबल ट्रांजैक्शन है अंडर जीएसटी। ठीक, अब कैसे कैलकुलेट होगा जीएसटी वो समझना है। जीएसटी ऑन सच सेल ऑफ repossessed goods will be computed as follows. राइट, यहां पर हम as follows काम करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। पहला और दूसरा, पहले आप बात समझ गए। सिनेरियो क्या है कि बैंक एसेट को छीन कर ले आया अपने क्लाइंट से, अपने बोरोवर से, और अब बैंक इसे बेचेगा। तो जब बैंक इसको किसी को बेचेगा तो उस पर जीएसटी लगेगा। तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, बस वो सीखना है। पहला केस देखिए, repossessed goods came from unregistered borrower. अनरजिस्टर्ड बोरोवर का मतलब है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। और दूसरा है रीपोजेस्ड गुड्स केम फ्रॉम रजिस्टर्ड बोरोवर। ध्यान से देखिएगा, ये जो दो सिनारियो आप देख रहे हैं उसमें जिसकी बात चल रही रजिस्ट्रेशन की, वो आदमी, वो बोरोवर है जिसने कार लोन पर ली थी। वो जो बोरोवर जिसने लोन लिया था कार खरीदने के लिए, वो रजिस्टर्ड है जीएसटी में या रजिस्टर्ड नहीं है, उसके दो अलग अलग सिनेरियो चल रहे हैं। राइट, जीएसटी कैसे कैलकुलेट होगा वो जरा देखें। वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस वैल्यू ऑफ repossessed goods after deducting 5% per quarter from the date of repossession till the sale। अब वो जो डिफरेंस आएगा उस पर जीएसटी कैलकुलेट होगा। यहां पर वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस वैल्यू ऑफ repossessed goods। हाँ जी, अब आप देखिए आपने क्या यहां पर सीखा कि जब गुड्स रीपोजेस हो रहे हैं तो जो बोरोवर है, अगर वो अनरजिस्टर्ड है, एक सामान्य बोरोवर है, एक डोमेस्टिक पर्सन है, उसने कार खरीदी, लोन लिया, नहीं पे कर पाया, कार बैंक ने वापस ले ली, बेच रहा है, तो बैंक ने जितने पे बेचा वो वैल्यू माइनस रीपोजेस्ड गुड्स की वैल्यू, सेल का प्राइस माइनस रीपोजेस्ड गुड्स की वैल्यू। बट रीपोजेस्ड गुड्स की जो वैल्यू है वो ओरिजिनल नहीं लेनी है, उसमें कमी करनी है थोड़ा, 5% पर क्वार्टर के हिसाब से। लेकिन वो जो 5% पर क्वार्टर लेना है वो कहां से कहां तक लेना है, जिस दिन रीपोजेस हुआ था वहां से जब तक सेल हुई तब तक। और अगर वो आदमी रजिस्टर्ड है तो फिर कुछ नहीं करना, नॉर्मल सेल प्राइस माइनस वैल्यू ऑफ रीपोजेस्ड गुड्स। अब इस पर एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देता हूं, टॉपिक अपना पूरा हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 35 था, 35 पर आप आ जाओ। देखो आप, मिस्टर सी हैज टेकन अ लोन फ्रॉम बैंक ऑन 15 जुलाई। मिस्टर सी ने लोन लिया तो ये बोरोवर हो गए,
और वर्थ रुपीज 2 करोड़ का लोन लिया एंड परचेज्ड मशीन खरीद ली। बाद में मिस्टर सी ने डिफॉल्ट कर दिया इन पेइंग द लोन अमाउंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। एट लेट डेट, बाद में क्या हुआ, बैंक रीपोजेस द मशीन फ्रॉम सी ऑन 1 जनवरी 2018। ये डेट जरूरी है, रीपोजेशन की डेट। बैंक ने फिर ये 26 अप्रैल को बेच दिया, तो 1 जनवरी 18 जिस दिन रीपोजेशन हुआ से लेकर 26 अप्रैल 2018 तक जिस दिन सेल हुई, यहां तक का क्वार्टर्स निकालो कितने हुए। जनवरी, फरवरी, मार्च 1 क्वार्टर, अप्रैल शुरू हो चुकी तो 2 क्वार्टर। इसका मतलब 5% 1 क्वार्टर, तो 5% और 2 क्वार्टर, 10% की डिडक्शन होगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इन द हैंड्स ऑफ बैंकर इन द फॉलोइंग 2 केसेस। अगर मशीन 190 लाख मतलब 1 करोड़ 90 लाख की बिकी तो क्या होगा, और मशीन अगर 1 करोड़ 70 लाख की बिकी तो क्या होगा, राइट। जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 35। यहां पर अनरजिस्टर्ड बोरोवर है, तो सबसे पहले सेल वैल्यू, 2 केस थे ना, केस 1 केस 2, बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। 1 करोड़ 90 लाख और 1 करोड़ 70 लाख, 190 लाख और 170 लाख, ये सेल वैल्यू हमारी हो गई। लेस रीपोजेस्ड वैल्यू, जो रीपोजेस्ड वैल्यू है वो थी, आपको याद दिलाऊं, 200 लाख माइनस 10%, क्योंकि 5% 1 क्वार्टर का माइनस करना था, तो 10% 2 क्वार्टर का माइनस होगा, तो फिर 20 लाख माइनस हो जाएगा, तो ये बचा 180 लाख। बताइए मार्जिन कितना बचा। यहां पर तो 10 लाख का मार्जिन है, यहां पर तो लॉस है, राइट। यहां पर जीएसटी क्या रेट है, जीएसटी का क्वेश्चन नंबर 35, 1 मिनट देखूं। जीएसटी का रेट है 18%, राइट। तो बस 10 लाख का 18%, 1,80,000 रुपए। यहां पर नो जीएसटी। हो गया क्वेश्चन, कम से कम 6 नंबर में आएगा ये सवाल। स्कैनर्स उठा के देख लीजिए, आपको रियलाइज हो जाएगा ये बात सच है। तो भाई अब हमारी ये जो वैल्यूएशन की कैटेगरी थी, उसमें अगली वैल्यूएशन जो थी हमारी वो पूरी हो गई, सेकेंड हैंड गुड्स वाली। अब अगली वीडियो में अगला वैल्यूएशन सीखेंगे। ये देखिए सेकेंड हैंड गुड्स का वैल्यूएशन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब अगली क्लास में विल सी वाउचर्स, लॉटरी, प्योर एजेंट, फॉरेन एक्सचेंज, ऑल इंक्लूसिव, क्योंकि ये दोनों, ये जितने 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 मिनट के हैं, ये काफी छोटे छोटे वैल्यूएशंस हैं। सो ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।